नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के सेकंड चैप्टर को पढ़ा था। आज हम लोग क्लास 6 के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। NCERT विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है पदार्थों का पृथक्करण। और अध्याय 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें कथित सत्य कथन को पूछा गया है और इसका आंसर है डी, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन है वो सही है। तो एक बार हम लोग इसका डिटेल पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है डिटेल में। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल में तीनों को बताया गया है। तो इसका जो आंसर होगा डी है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। गेहूं के दाने और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है, और तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि द्वारा, और फटकने की प्रक्रिया से भूसी के कणों को हवा में दूर तक ले जाया जाता है, जिससे उसे साफ किया जाता है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, हस्तचयन विधि कब सुविधाजनक होती है? जब अशुद्धियाँ अधिक हो, जब अशुद्धियाँ कम हो, जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में हो, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है कि ऐसी विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियाँ बहुत अधिक नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब अशुद्धियाँ कम हो। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा अधिक नहीं होती है। हस्तचयन विधि के द्वारा मिट्टी, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पत्थर या भूसे से पृथक करने में किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, गेहूं और चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहले ही बताया जा चुका है कि हस्तचयन विधि द्वारा गेहूं और चावलों से मिट्टी तथा पत्थर के बड़े कणों को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हस्तचयन विधि, ऑप्शन बी, थ्रस्टिंग, एंड ऑप्शन सी, निष्पावन, और ऑप्शन डी, चालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थ्रस्टिंग। तो एक बार हम लोग इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है, और अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने की थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। आप जब गांव में जाते होंगे तो इस तरह का जो आप प्रक्रिया है, ये गांव में बहुत ही आसानी से दिखने को मिल जाती है जहाँ पर खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। तो सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, निष्पावन। तो एक बार इसका डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे और सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए।
ये आपका प्रयोग हो गया। और किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। यानी कि सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे तथा सूखी पत्तियों को अलग करने की जो विधि है वो निष्पावन है। निष्पावन का उपयोग पवनों और वायु के झोंकों द्वारा मिट्टी से मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें से जो कई सारी विधियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो हमें अच्छे से लर्न कर लेना है कि यह कौन सी विधि का उपयोग कैसे होता है और कब होता है। ठीक है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं, तो फटकने की प्रक्रिया से भूसी के कणों और को हवा के द्वारा दूर किया जाता है। और गेहूं के आटे और गेहूं के दानों के मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट विधि है, और गेहूं और चावलों के मिट्टी के बड़े कणों को किस विधि द्वारा, तो हस्त चयन विधि द्वारा। ठीक है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि कौन सी है, तो थ्रेसिंग है। तो और फिर जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है, तो निष्पावन है। तो आप इन विधियों को अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी कणों को अलग करने के लिए करता है। और सेकेंड ऑप्शन है, इस विधि से नकली अशुद्ध पदार्थ को प्रयोग किसान अन्य प्रयोग में कर सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। उपर्युक्त में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो निष्पावन का उपयोग पवनों और वायु के झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो ऊपर में बताया जा चुका है कि निष्पावन विधि द्वारा वायु के झोंके और मिश्रण से भारी और हल्के कणों को अलग किया जाता है। पृथक्करण की विधि में शामिल है। पृथक्करण की विधि में हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग और निष्पावन सभी विधियां शामिल है। ऊपर में हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्थर डांडियों और तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग से में रह जाते हैं किस विधि से अलग किया जाता है। यानी कि इसमें जो पत्थर डंडी और भूसा जो निष्पावन और थ्रेसिंग विधि के करने के बावजूद भी अलग से रह जाते हैं, उसके लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है, तो वो है चालन विधि। हस्तचयन विधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब साधन और निस्तारण अलग विधियां हैं, तो हम इसके लिए चालन विधि यानी चाल करके उसको अलग करते हैं। जैसे आटे के छोटे कण चलनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाते हैं। प्राय आटे के मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन विधि द्वारा पत्थर डंडियाँ तथा भूसा को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दर किया जाता है। यानी कि निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद जो बच जाता है जो अशुद्धियाँ, उसे हम चालन विधि द्वारा अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयव जिसके अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चालन विधि। पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिसके मापों में अंतर हो को अलग किया जाता है, तो है वो चालन विधि। तो चालन विधि का एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है।
तो इस चीज़ को आप अच्छा से देख लेना। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऐसे दो अवयव जिसके मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कौन सी विधि है? तो वो है चालन विधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है मोटा लकड़ी, ऑप्शन बी है मोटा कागज, ऑप्शन सी है सामान्य पेपर, ऑप्शन डी है फिल्टर पेपर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगाकर दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़लते हैं और मिश्रण के ठोस कणों और छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र में ही रह जाते हैं। तो आप सबके घर में फ़िल्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम करता है। आप सभी जानते हैं कि जब हम जल का साफ़ करने के बाद भी जल गंदा रह जाता है तो हम फिल्टर के द्वारा उसे साफ़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फ़िल्टर में और भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिससे कि छोटी से छोटी गंदगी भी उससे साफ़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन को चुनना है। मिश्रण ऑप्शन ए में है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। ऑप्शन बी है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धि सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ऑप्शन सी है, तेल और जल के मिश्रण को अवसादन मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। तो हम लोग एक बार इसका डिटेल पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है निस्तारण के बारे में। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। ये अवसादन हो गया। जल में मिलाने पर भारी जो कण होते हैं वो तली में जाके बैठ जाते हैं, वो आपको अवसादन कहते हैं। और जब बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जब वो बैठ जाते हैं तो अवसादन हुआ, और उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए तेल और जल को उसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयवी परत बनाता है उसे निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, निस्यंदन विधि। तो इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर हम चलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं निस्तारण विधि का उपयोग करके। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। छानने की प्रक्रिया यानी कि फिल्टर करना। अब सोचिए कि तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है? तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि निस्यंदन की जो विधि है वो ज़्यादा अच्छी है। और निस्तारण की जो विधि है वो क्या है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है,
ऑप्शन फर्स्ट है तेल और जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है, और ऑप्शन बी है तेल और जल के मिश्रण को अपसादन निस्तारण विधि से अलग करना ज़्यादा अच्छा विकल्प है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1, तेल और जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं कि निस्यंदन विधि तेल और जल के मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऐसे द्रव के मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो पृथक पृथक परतों में वो बट जाते हैं, और इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा अलग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों की नीचे तली पर बैठ जाने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं, और अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ बताया गया जो आपको पिछले कुछ क्वेश्चनों में ये लगातार इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।